हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस, हम लोग फिजिक्स ही कंटिन्यू करेंगे। सो फिजिक्स में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? एनी गेस? आई होप आपको पता चल गया होगा। यस, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 ही शुरू किया था, दैट इज स्पेक्ट्रम। और आज भी हम लोग स्पेक्ट्रम को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था डिस्पर्सन क्या होता है, हम लोगों ने देखा था स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना। डिस्पर्सन का क्या कारण है, आपका वायलेट लाइट और आपका जो रेड लाइट है उनमें से कौन सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और क्यों होता है ना। ये सब बातें हमने देखा था और भी बहुत सारी पॉइंट हमने देखा था जो कि आपका स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन पर बेस्ड था, ठीक ना। और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखा था। तो आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी जा करके देख सकते हो। ओके, चलिए। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा था डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्सन वो फेनोमेनन होता है जिसमें आप क्या देखते हो कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करता है या प्रिज्म पर इंसिडेंट करता है तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। तो फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्क्रीन पे आपको जो डिफरेंट कलर्स के बैंड आपको ऑब्टेन होते हैं, है ना, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो क्या हमारे मतलब सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम ही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सराउंडिंग में इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी है। तो आपने पढ़ा विवग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दीज ऑल आर विजिबल स्पेक्ट्रम। बट विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा भी तो हैं आपके स्पेक्ट्रम जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आप क्या जानोगे यहाँ पर कि आपका जो वायलेट एंड होता है यानी वायलेट कलर है उसके बियॉन्ड, और जो आपका रेड कलर है उसके बियॉन्ड, है ना, उधर भी आपका स्पेक्ट्रम होता है ना, जिसे हम लोग इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन वो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपने सुना होगा गामा रेस के बारे में, आपने सुना होगा इंफ्रारेड रेस के बारे में, अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में, है ना, और भी बहुत सारे रेज है, एक्सरेज वगैरह है। ये सब के सब आपके क्या है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ओवरऑल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारा कुछ आ जाएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम भी आ जाएगा और इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझाया है और इस पर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर आपको टोटल कितने वेव्स देख सकते हैं? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 3 इधर 3 इधर, 6 6 1 7 हो गया। ये सारे के सारे आपको क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए हम लोग डिस्कवरी देख लेते हैं। जैसे गामा रेस की बात करते हैं तो गामा रेस को डिस्कवर किया था बैक्यूरेल एंड क्यूरी ने। मैरी क्यूरी का नाम आपने सुना है, उन दोनों ने मिलकर के गामा रेस का डिस्कवरी किया था। उसके बाद हम एक्सरेस की बात करते हैं, एक्सरेस का डिस्कवरी रंजन ने किया है। फिर अल्ट्रावायलेट रेस का डिस्कवरी रिटर ने किया है। विजिबल लाइट का जो डिस्कवरी है उन्होंने वो किया था न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हम लोग अच्छे से जानते हैं। इंफ्रारेड रेस का जो डिस्कवरी वो हर्सेल ने किया है, ठीक है। और माइक्रोवेव का डिस्कवरी हर्ज ने किया है ना, इनके नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज भी दिया गया है। और रेडियो वेव्स का डिस्कवरी मार्कोनी ने किया। तो ये तो आप डिस्कवरी हो गए, ठीक ना। अब आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइट है, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है ना जो आपके विजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें टोटल 7 कलर्स है ना, विवग्योर, उसमें आपका रेड लाइट है और आपका वायलेट है। सबसे ज्यादा इन्हीं दो कलर्स का हम जिक्र करते हैं। तो रेड लाइट का आपका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है और आपका वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसलिए रेड लाइट आपका सबसे कम डिविएट होता है और वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डिविएट होता है। तो आप देख सकते हैं रेड लाइट का यहाँ पर आपका वेवलेंथ दिया हुआ है जो कि 800 क्या है? नैनोमीटर है। ये सारा आपको क्या दिया हुआ है? देखिए 800, ये 10⁻⁶, 10⁻10, 400, 10⁻², ये सारे के सारे वेवलेंथ है जो किसमें है? नैनोमीटर में है। और नीचे में आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइट है इसका
फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 3.75 इंटू 10⁻14 और ये 7.5 इंटू 10⁻14 ये वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ जो कि हर्ज में है। और यहाँ पर देखिए 3 इंटू 10⁻11 है, यहाँ 3 इंटू 10⁻7 है और यहाँ 3 इंटू 10⁻16 और यहाँ 3 इंटू 10⁻19 है। ये सारे फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कि जब हम लोग गामा रेज से रेडियो वेव्स की ओर मूव करते हैं तो वेवलेंथ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। देख सकते हैं 10⁻⁻2, 10⁻1, 400, 800, 10⁻6, 10⁻14 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आंसर होगा इंक्रीजेस, याद रखिएगा। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी का कि व्हेन वी मूव फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीज। तो देख सकते हैं, देखिए आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेज की तरफ है 3 इंटू 10⁻19, फिर आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। इट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और ध्यान से सुनिए, रेड एक्सट्रीम के बियॉन्ड के जितने भी स्पेक्ट्रम होगा वो सारा का सारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा और आपका वायलेट एक्सट्रीम के बियॉन्ड जितने भी स्पेक्ट्रम होगा वो सारा का सारा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होगा। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम है, ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, ये दोनों आपको कहलाता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और ये जो विजिबल है ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर वाला जो सभी कलर्स हैं, ठीक है ना। ओके, तो लगभग सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थे उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लिया। अब हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे और फिर हम लोग हर तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका डिटेल नॉलेज लेंगे, जैसे कि उनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका यूजेस क्या है ना। अगर कुछ हार्मफुल इफेक्ट है तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ओके, उनका सोर्सेज क्या है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कॉमन होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोपगेट का मतलब हो गया ट्रैवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो सब के सब सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। आपका जो लाइट का स्पीड होता है ना एयर और वैक्यूम में, जो कि कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उस सब के सब आपका ट्रैवल करता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा दूसरा चीज, अलग अलग मीडियम में सबका स्पीड फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। जैसे हमने देखा था लाइट का स्पीड आपका ग्लास में जो हो जाता है कुछ अलग हो जाता है, आपका वाटर में अलग हो जाता है। वाटर में लाइट का स्पीड कितना होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ग्लास में कितना होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उसी तरह से जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके स्पीड में भी चेंजेस होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। और आखिरी पॉइंट है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये आपके ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। आप पढ़ोगे साउंड वाले चैप्टर में कि दो तरह के मैकेनिकल वेव्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नंबर 1 इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड नंबर 2 इज ट्रांसवर्स वेव्स। जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं ना उसमें आपके क्रेस्ट एंड ट्रो बनते हैं, ठीक है ना। वो सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब मैं साउंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी आप इतना याद रख लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको 5 पॉइंट तो लिखने के लिए कभी भी नहीं आएगा। वो जमाना गया जिसमें डायरेक्ट आपको 5-5 क्वेश्चन पूछ देता था पॉइंट लिखने के लिए। अब आपको इसमें से 2-3 पॉइंट लिखने के लिए आएगा, बट आपको तो सब पॉइंट पढ़ के जाना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस सभी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसमें से छांट पाओगे कि ये प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हम लोगों ने कॉमन प्रॉपर्टीज देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गामा रेस के बारे में और एक्स रेस के बारे में एक नॉलेज लेंगे। आप लोगों ने गामा रेस के बारे में सुना है, एक्स रेस के बारे में सुना है, बट आपके पास छोटा मोटा नॉलेज होगा, अगर नहीं है तो इसमें आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गामा रेस की।
गामा रेज जो है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग का आता है कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा है, तो आंसर होगा गामा रेज, पहला क्वेश्चन बन सकता है। हर पॉइंट में आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो आपके गामा रेज होते हैं उसके सोर्सेज क्या होते हैं, कॉस्मिक रेज होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज क्या होता है, ये वे सब्सटेंसेज होता है जिससे आपका कंटिन्यूसली आपका रेडिएशन इमिट होते रहता है, अल्फा बीटा गामा और भी बहुत सारे रेज हैं, ठीक ना। ओके, तो रेडियो एक्टिव सोर्सेज सब्सटेंसेज जो है इसका सोर्स है। उसके बाद बात करेंगे कि गामा रेज जब आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे फॉल करता है, उस पर गिरता है, तो फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करता है। अब ये फ्लोरोसेंस क्या होता है, देखिए फ्लोरोसेंस आपके जनरली उन वेव्स में देखने को मिलते हैं जिनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, ठीक ना। ओके, जैसे कि हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज की, जैसे कि हम बात करेंगे आपका गामा रेज की, एक्स रेज की, इसी में आपको फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जो गामा रेज होता है इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब पेनिट्रेट मतलब क्या, किसी चीज़ को भेदना, किसी चीज़ को छेद करना, किसी चीज़ के आर पार चला जाना। तो आपको एक देखिए बहुत बढ़िया नॉलेज दे रहा हूँ, गामा रेज 30 सेंटीमीटर मोटा जो आयरन सीट होता है उसको भी भेद सकता है। यानी मान लीजिए अगर आप एक ऐसा दीवार बनाते हो अपने सेफ्टी के लिए जो आपका आयरन का बना हुआ और वो मोटा है 30 सेंटीमीटर, और वहाँ पे आप गामा रेज आ रहा है कंटिन्यूसली, फिर भी आप नहीं बचोगे। उस 30 सेंटीमीटर आयरन सीट्स को भी वो क्या करेगा, वो भेद करते हुए अंदर चला जाएगा। अब बोलोगे सर क्या वो दिखेगा, नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है ये इनविजिबल होता है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए आपको ये इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे बॉडी में आसानी से पास कर जाता है, देखिए इजीली पास लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हमारे बॉडी में आसानी से पास कर जाता है और हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज करता है। आपने सुना होगा जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें भी आपके खतरनाक खतरनाक रेडिएशन इमिट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा गड़बड़ा जाता है ना। ओके, तो बायोलॉजिकल डैमेज ये करता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अब हम इसके यूजेस की बात करें तो मेडिकल साइंस में कैंसर के सेल्स को मारने के लिए इसका काम होता है, ठीक है, यूज़ होता है, जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में गामा रेज का यूज़ होता है बिल्डिंग को चेक करने के लिए, ठीक ना। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको देखिए गामा रेज पे वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा है, गामा रेज। गामा रेज के सोर्सेज आए तो कॉस्मिक रेज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज सोर्सेज हैं। फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन वाला क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, गामा रेज का होता है। हमारे बॉडी में आसानी से पास कर सकता है और बायोलॉजिकल डैमेज भी सबसे ज़्यादा करता है। और अगर यूजेस ज़्यादा लिखने के लिए तो आपका कैंसर सेल्स को मारने के लिए काम आता है, इसके अलावा बिल्डिंग को चेक करने के काम आता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था गामा रेज का जो आपके पॉइंट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं एक्सरेज की, ध्यान से सुनिएगा। एक्सरेज की, एक्सरे भी आपने खूब नाम सुना है ना। ओके, आपने देखा होगा कि आप लोग जो है कभी कभी स्कैन कराने के लिए जाते होंगे तो, या फिर किसी का बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो एक्सरे दिया जाता है ना, एक्सरे करवा, डॉक्टर बोलता है करवा के लाइए। तो देखिए यही एक्सरे तो ऐसा सुना है बस आपने, लेकिन एक्सरे के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको हो जाना चाहिए। तो एक्सरेज भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है और इसके बारे में कहा जाता है कि एक्सरे कैसे हमें मिलता है, जब ये आपका हेवी मेटल जैसे कि टंगस्टन जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है उस पर क्या किया जाता है, मतलब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को जब बम्बार्डेड किया जाता है, उस पर टकराया जाता है तो उससे आपका एक्सरे मिलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो टंगस्टन का सिंबल है, क्योंकि टंगस्टन का जो आई थिंक जर्मन नेम होता है वल्फ्रम होता है और वल्फ्रम से डब्ल्यू लिया गया है, ठीक है ना। और एक्सरेज जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा आपका जो है वो केमिकली एक्टिव होता है। और एक्सरेज हमारे फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है। फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म जो है आपने देखा होगा कभी कभार, जो फोटोज़ वगैरह कैमरा से लिया जाता है ना उसके जो फिल्म निकलते हैं है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। आपका फिल्म का मतलब वो मूवी नहीं है ना, जो आप मूवीज़ देखते हो थिएटर में बैठ के, उसकी बात नहीं हो रही है। ये फिल्म आपका एक तरह से जो है ढेर सारा नेगेटिव टाइप का होता है, ठीक ना। पहले के ज़माने में इसको नेगेटिव से बोलते थे। तो आपका जो फोटोज़ कैमरा से लिया जाता है उसमें जो फिल्म निकल के आता है उसी को फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं, आपका प्लेट बोलते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। साथ ही साथ जब ये जिंक सल्फाइड स्किन पे फॉल करेगा तो फ्लोरेसेंस को ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो है जो आपका एक्सरेज होता है ये ह्यूमन फ्लेश से पेनिट्रेट हो सकता है और बोन से ये रुक जाता है। इसके अलावा यूजेस की बात करें तो आपका
बोन्स टीथ में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज काम आता है, जिसको हम लोग रेडियोग्राफी बोलते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पर रेडियोग्राफी है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि रेडियोथेरेपी में आपका जो है कौन सा रेज यूज होता है, तो गामा रेज होगा, और रेडियोग्राफी में कौन सा यूज होता है रेज, तो आंसर होगा एक्सरे। ये ध्यान रखिएगा, रेडियोथेरेपी और रेडियोग्राफी। इसके अलावा आपका डायग्नोस्टिक पर्पज जैसे सीएटी स्कैन वगैरह मेडिकल साइंस में यूज होता है, वहाँ पर जो है ये यूज किया जाता है। इसके अलावा दो यूजेस और है, आपके जितने भी क्रिस्टल्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन है, उसके अरेंजमेंट को भी हम लोग जो है स्टडी करने के लिए एक्सरेज यूज करते हैं। और आखिरी पॉइंट, जो आपके महंगे महंगे आपके जो मेटल्स होते हैं, प्रीसियस मेटल्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी आपका एक्सरेज यूज होता है। ओके तो एक्सरेज में भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि उस हेवी मेटल का नाम बताइए जिस पे आपका जो है एक्सरेज प्रोड्यूस होता है, तो टंगस्टन याद रखिएगा। उसके बाद ये अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा एक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा यहाँ पर, यहाँ ठीक है, बिल्कुल अफेक्ट करता है। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर कम है, गामा का ज़्यादा होता है। और यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रैक्चर्स इन बोन्स टीथ को डिटेक्ट करने में, यानी रेडियोग्राफी में आपका यूजेस होता है। डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज होता है, आपका क्रिस्टल्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में काम आता है, और प्रीसियस मेटल्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो इस तरह से अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जो है जितने भी कॉमन प्रॉपर्टीज था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसके बारे में डिटेल में देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि आपके गामा रेज के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था और एक्सरेज के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, सारा कुछ देख लिया हमने। सोर्सेज भी देखा हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज भी देखा हम लोगों ने, यूजेस भी देखा। तो जितने भी मैंने पॉइंट आपको लिखाया है, इसमें से कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से समझ के याद रखना है। समझ में आ गया? ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एक्टिनिक रेज भी बोलते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को सबसे पहले डिटेक्ट करना हम लोग सीखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कि आपका जो रेज है आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को शॉर्ट में यूवी रेज भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला जो मेथड है वो ये है कि जब सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कांटेक्ट में लाया जाता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन को पहले रेड कलर्स, फिर उसके बाद आपका जो और बीच में जो भी कलर्स हैं और वायलेट एंड तक आपको क्या करना है, उसको कांटेक्ट में लाना है। तो आप क्या देखोगे, जो सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन है ना, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रेड से वायलेट एंड की ओर जितने भी कलर्स आ रहे हैं उसके कांटेक्ट में अगर हम सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन को लाएंगे तो कलर में चेंज नहीं होता है। लेकिन देखिए ध्यान से, जैसे ही वायलेट एंड के पार आप जाते हो तो वहां पर क्या देखते हो कि आपका जो है वो जो सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन है वो पहले तो वायलेट कलर का होगा और बाद में आपका डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, इसे प्रूव हो रहा है कि आपका जो रेज है वो कौन सा रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट याद रखिएगा। ये कलर वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि डाइस का केमिकल एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं, या और आपका फोटोग्राफिक प्लेट को भी स्ट्रांगली अफेक्ट करता है, जैसे कि आपका एक्स रेज कर रहा था, आपका गामा रेज वगैरह कर रहा था, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक और तरीका ये है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, अगर उसको क्वार्ज प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये आराम से पास कर जाएगा, लेकिन ग्लास प्रिज्म से अल्ट्रा वायलेट रेज पास नहीं करता है। रीजन क्या है कि ये जो ग्लास होते हैं ना, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, किन रेडिएशंस को, यूवी रेज को, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज का सोर्सेज क्या है, तो सनलाइट, सन सबसे बड़ा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, ठीक है ना। आर्क लैंप हो गया, स्पार्क्स हो गया, चिंगारी वगैरह, आपका मर्करी वेपर लैंप हो गया, ये सारे के सारे आपके सोर्सेज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उससे ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो स्कैटर होता है। इसके अलावा ये आपका विजिबल लाइट से ज़्यादा केमिकली एक्टिव होता है और ये भी फ्लोरेसेंस को जिन सल्फाइड स्किन पे प्रोड्यूस करता है। और अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो अगर कोई पर्सन अल्ट्रा वायलेट रेज के कांटेक्ट में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है तो उससे उसको स्किन कैंसर हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक
आपका सनलाइट के कांटेक्ट में रहता है तो उसका स्किन काला काला होने लगता है, ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा और रहेगा तो उसको स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा इसका यूजेस की बात करेंगे तो एयर को स्टरलाइज करने यानी कि प्योर करने के काम आता है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के काम आता है, और आपका जो है जेम्स यानी कि जो मोती वगैरह होते हैं, जो आपके रत्न होते हैं, है ना, एग्स होते हैं, घी होते हैं, उसके प्योरिटी को चेक करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ किया जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स के जो फूड है उसमें विटामिन डी को प्रोड्यूस कराने के लिए भी आपका अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ किया जाता है। आपको मैं बता दूं, आपके जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा दो जो रेज हैं, आपका एक अल्ट्रा वायलेट रेज और एक आपका इंफ्रारेड, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो इन दोनों को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक बार फिर से हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को यूवी रेज शॉर्ट में बोलते हैं, इसी को एक्टिनिक रेज भी बोला जाता है। इसको डिटेक्ट करने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि जब सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन को रेड कलर से वायलेट कलर की कांटेक्ट में लाते हैं तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपका वायलेट एंड के बियॉन्ड हम ले जाते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो पहले वायलेट कलर होगा, फिर आपका जो है डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर हो जाता है। इससे ये शो हो रहा है कि आपका जो रेज है वो कौन सा रेज है, यूवी रेज है। दूसरा है आपका केमिकल एक्टिविटी डाइस पर होगा, ठीक है ना, और फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा, यानी कौन सा रेज है, यूवी रेज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इसको क्वार्ज प्रिज्म से पास कराएंगे तो आसानी से ही पास कर जाता है, लेकिन ग्लास प्रिज्म से पास नहीं करता है क्योंकि ग्लास प्रिज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, आर्क लैंप, स्पार्क्स, मरकरी वेपर लैंप, ये सारे के सारे आपके यूवी रेज के सोर्सेज हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उससे ये स्कैटर होता है, यानी कि स्प्रेड हो जाता है, छितरा जाता है, ठीक ना। विजिबल लाइट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्टिव है और ये भी फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करते हैं जिंक सल्फाइड स्किन पर, और इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, स्किन कैंसर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने का काम आता है, एग्स, घी, जेम्स की प्योरिटी को डिटेक्ट करने के काम आता है, और विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के भी काम आता है। तो ये आपके यूवी रे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता था मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पर नोट किया है नोट करवा दिया है। आप इसको चाहो तो नोट्स बना सकते हो और इसको अच्छे से नोट्स बना करके आप इसका तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने अल्ट्रा वायलेट रेज तक देख लिया है। अब हम बात करेंगे विजिबल लाइट की। सो विजिबल लाइट को विजिबल रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और विजिबल लाइट की वजह से ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है ना। आपके आसपास में जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो वो आपका विजिबल लाइट की वजह से ही है, ठीक है ना। ओके चलिए, उसके बाद आपका विजिबल लाइट का सोर्स क्या, सबसे बड़ा सोर्स तो सन ही है, नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब, हमारे घर में जो बल्ब होते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब हो गया, आपका जो एलईडी बल्ब हो गया, ठीक है ना, आपके सीएफएल हो गए, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं बल्ब के। तो सब के सब आपका सोर्सेज हो गया किसका, विजिबल लाइट का। इसके अलावा आपका फ्लेम हो गया। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो क्या लोगों को रात में दिक्कत होती थी तो क्या करते थे, आग लगाते थे। आग लगाने से क्या होता था, उनसे जो फ्लेम निकलता था उस फ्लेम से लाइट आ जाता था, ताकि उसके सराउंडिंग में जो थोड़ा सा लाइट आ जाए उससे आसपास की चीज़ें दिखने लगे। उसके बाद आपका जो वाइट हॉट बॉडीज़ हैं, खासतौर पे हम बात करेंगे आपका एलईडी बल्ब वगैरह की, ठीक ना। ओके, आपके ट्यूबलाइट की, ये सारा कुछ आपका जो है वो आपका सोर्सेज है विजिबल लाइट का। अब हम बात करें यूजेस की, तो फोटोग्राफी में काम आता है। अब आप देखो ना, आप फोटो तभी ले पाओगे ना जब आपको लाइट होगा। आप लाइट नहीं होगा तो फोटो नहीं ले सकते हो, है ना। तो फोटोग्राफी में आपको काम आता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है, ठीक है। एक जगह पढ़ोगे कि आपका नाइट में भी आप फोटो ले सकते हो तो वो अलग केस है, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि विजिबल लाइट का यूजेस क्या है, फोटोग्राफी में हेल्प करता है और आपका फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही आपका जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाता है, किसके हेल्प से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब जाकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। और अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। तो अच्छा देखिए, आपका मैंने माइक्रोवेव्स लिख दिया है और यहाँ पर मैंने फिर रेडियो वेव्स लिख दिया है। हालांकि मुझे पहले इंफ्रारेड लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको माइक्रोवेव्स और आपका जो है रेडियो वेव्स लिखा है। डिटेल में मैं बताना चाहूँगा इंफ्रारेड के बारे में, इसलिए पूरा बोर्ड आपको लगने वाला है। ये दोनों छोटा टॉपिक है, इस वजह से मैंने इन सबको पहले ले लिया है। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभार एग्जाम में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप पैटर्न वही फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला गामा रेज होता है, सेकंड नंबर पे एक्स रेज होता है, थर्ड नंबर पे अल्ट्रावायलेट रेज, फोर्थ नंबर पे विजिबल लाइट, देन आपका इंफ्रारेड, देन आपका माइक्रोवेव एंड सबसे आखिरी में रेडियो वेव। तो वो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल पैटर्न फॉलो करना है। आप
किसी को भी कहीं भी लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसमें पैटर्न को फॉलो करना है, समझ आ गया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं इंफ्रारेड को डिटेल में बताऊंगा, इस वजह से मैंने इनको पहले निकालने के लिए सोचा है। तो माइक्रोवेव की बात करते हैं। माइक्रोवेव में छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे सोर्सेज की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर वगैरह, ये इसके माइक्रोवेव्स के सोर्सेज हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूजेस होता है, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में हेल्प करता है। माइक्रोवेव ओवन में हम लोग जो कुकिंग करते हैं उसमें भी आपका ये माइक्रोवेव्स ही, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम आता है। और आपका रडार कम्युनिकेशन में भी जो है वो माइक्रोवेव्स ही काम आता है, ठीक है ना। उसका रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो इसमें से बस 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव्स का होता है ना। नेम एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स हो जाएगा। यूजेस की बात करेंगे तो रडार कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसके अलावा रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन हो गया। ये सारा के सारा आपको याद रखना है, क्लियर हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके विजिबल लाइट और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव से क्वेश्चन बन सकते हो, सारा कुछ मैंने आपको लिखा दिया है। आपको मैक्सिमम चांसेस नहीं इसमें से आएगा, सबसे ज्यादा चांसेस मैंने आपको बोला है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपका इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज से पूछा जाता है, फिर उसके बाद गामा रेज और एक्स से पूछा जाता है। इनसे आपको क्वेश्चन एक आध कभी कभार देखने को मिल सकता है, बट मेरा काम है आपको सारा वो चीज बता देना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारा जरूरी बातें मैंने आपको लिखा दिया है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम आखिरी वेव्स की बात करेंगे जिसका नाम है क्या? इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करते हैं। ये आपका आखिरी रेज है, आपका इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, थोड़ा डिटेल में भी है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिटेक्शन की, कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस है। देखिए, तो इसके लिए कुछ आपको 3 मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड ये बताया गया कि अगर आपका थर्मोमीटर जिसका बल्ब कैसा है? ब्लैक है ना, ब्लैक है, और उस थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं? वायलेट एंड से रेड एंड के टुवार्ड्स मूव कराते हैं, तो आप क्या देखोगे? शुरू में तो जो टेम्परेचर में राइज होगा बहुत ही स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जैसे ही ये थर्मोमीटर आपका रेड एक्सट्रीम के बियॉन्ड जब मूव करता है तो आप क्या देखोगे? टेम्परेचर में बहुत ही तेजी से राइज करता है। तो इससे ये पता चलेगा कि आपका यहाँ पर जो रेज होगा वो कौन सा रेज होगा? इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। क्लियर हो गया? चलिए तो देखिए सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गैल्वेनोमीटर, जब इसको हम थर्मोपाइल से कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है जब इंफ्रारेड रेडिएशन को थर्मोपाइल पर फॉल किया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है? करंट के डायरेक्शन को पता करना। इसके अलावा जो थर्मोपाइल है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, इसका काम क्या है? लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करना, ठीक है ना। ओके, तो इस दूसरे तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अगर आपका थर्मोपाइल पर जब इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करता है और ये थर्मोपाइल आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है, अगर इसको रॉक सॉल्ट प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये आसानी से पास कर जाता है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन अगर इसको ग्लास प्रिज्म से पास कराएंगे तो फिर आपका ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके पहले हमने अल्ट्रावायलेट रेज का देखा था, वहां पर आपका क्वार्ट्ज प्रिज्म था, क्वार्ट्ज प्रिज्म से यूवी रेज पास कर जाता है, बट ग्लास प्रिज्म से पास नहीं करता, ग्लास प्रिज्म उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उसी तरह से याद रखिएगा जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है ये भी आपका रॉक साल्ट प्रिज्म से आपका ये पास कर जाएगा। रॉक साल्ट प्रिज्म इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, लेकिन ग्लास प्रिज्म से पास कराएंगे तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सोर्सेज की बात करें, जितने भी रेड हॉट बॉडीज होते हैं, रेड हॉट बॉडीज का मतलब क्या? जो आपने देखा होगा जैसे जलता हुआ लोहा हो गया, ठीक है ना, कोई जलता हुआ कोई मेटल हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि लाल है, गर्म है एकदम, है ना। ओके, जैसे कि देखिए आयरन बॉल हो गया, हीटेड आयरन रॉड हो गया, हीटेड आयरन बॉल हो गया, आपका फ्लेम है, आपका फायर है, ये सारा के सारे आपका जो है सोर्सेज है किसका? इंफ्रारेड रेडिएशन का। इसके अलावा सन भी सबसे बड़ा सोर्स है, और सिलिकॉन कार्बाइड रॉड ये भी आपका सोर्स है। सोर्सेज पर बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो इंफ्रारेड रेस का सोर्सेज है, कौन सा सोर्सेज नहीं है, तो आपको सोर्सेज वगैरह याद रखना है। सन का सोर्स आपने देखा, विजिबल लाइट का भी सोर्स था, यूवी रेस का भी सोर्स था, आपका इंफ्रारेड का भी सोर्सेज है, ठीक है ना। आपका मरकरी वेपर लैम्प जो था वो आई थिंक किसका सोर्स था? अल्ट्रावायलेट का था, ठीक है ना। सिलिकॉन कार्बाइड रॉड जो है ये किसका सोर्स है? ये आपका सोर्स हो गया आपका इंफ्रारेड का। तो ये सोर्सेज आपको ध्यान से याद रखना है। इसके अलावा आपके जो बर्निंग ग्लास होते हैं, है ना, ये जब
हम क्या करते हैं, सन से जो इंफ्रारेड रेडिएशन आता है उसको हम लोग फोकस कराते हैं किसी पेपर के किसी पॉइंट पर, तो उस पेपर को ये क्या करता है, जलाना शुरू कर देता है। अब जलाना का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम आग उससे निकलना शुरू हो गया, नहीं। आप क्या देखोगे कि जब सन रेज को बर्निंग ग्लास से हम पास करवाते हैं तो एक पॉइंट पर फोकस करता है और उस पॉइंट पे पेपर क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब पेपर बर्न हो रहा है, ठीक है ना, पेपर चेयर्स हो रहा है, CHARS, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं ये फोटो ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट नहीं करता है, और इसके अलावा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उससे भी ये बहुत ही कम स्कैटर होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है ना। ओके, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एटमॉस्फेयर को भी पेनिट्रेट कर सकता है, खासतौर पे फॉग वगैरह में। तो फॉग वगैरह में भी जो है चीज़ें आगे हमें दूर तक देखना है या सिग्नल को आगे भेजना है तो इंफ्रा रेडिएशन को आप यूज़ किया जाता है। और 2 पॉइंट और इसका देख लीजिए। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में आपका CO2 हो गया, ठीक ना। ये क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना, और हमारे अर्थ सरफेस को गर्म कर दे, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यहीं से ग्लोबल वार्मिंग आता है कि ग्लोबल वार्मिंग आपका अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नॉर्मल से राइज करने लगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण आपका ग्रीन हाउस गैसेज ही है ना, जैसे कि CO2 हो गया, आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, ठीक ना। ये सारे आपके जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आपका इंफ्रारेड रेडिएशन का। तो एक पॉइंट आपका रह गया तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। इंफ्रारेड रेडिएशंस को हीट रेडिएशन भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करेंगे कि ये हमारे बॉडी पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी करता है क्या, बिल्कुल करता है। अगर आपका इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उससे हमें स्किन बर्न्स हो सकता है, ठीक ना, यानी हमारा स्किन काला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम यूजेस की बात करेंगे तो थ्योरेटिक पर्पसेस जो है उसमें आपका डॉक्टर्स इसको यूज़ करता है। थ्योरेटिक पर्पस का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़, ठीक ना। तो उसके लिए डॉक्टर उसको क्या दवा देता है, क्या आपका जो है उसके लिए प्रोसीजर यूज़ करता है, वो सारा का सारा आपका थ्योरेटिक पर्पस में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका नाइट के समय फोटोग्राफी में भी आपका हेल्प करता है इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ठीक ना। जैसे विजिबल लाइट की वजह से हम दिन में फोटोग्राफी अच्छा से कर पाते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट की वजह से हम दिन में अच्छे से फोटोग्राफी कर पाते हैं, और अगर हमको नाइट में फोटोग्राफी अच्छे से करना है तो फिर आपका ये इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा मिस्ट में, फॉग में भी आपका ये फोटोग्राफी में हेल्प करेगा। कौन, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। क्यों कर पाता है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं होता है और ये फॉग को आराम से आपका पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अलावा जो इंफ्रारेड लैंप्स होते हैं उसका यूज़ हम लोग डार्क रूम में करते हैं ताकि फोटोग्राफ्स वगैरह को हम अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक ना। क्योंकि बिना फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट किए थोड़ा बहुत आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आपका जो है वार वगैरह में, युद्ध वगैरह में एज अ सिग्नल जो है इसको यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन को क्यों किया जाता है, ताकि ये आपका जो है दूर तक भेजा जा सके। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आपका जो है ये आपका मीडियम में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है और आपका ये विजिबल भी नहीं होता, इसलिए इसको वार में भी आपका यूज़ किया जाता है। और आखिरी एक यूज़ और है, वो भी देख लीजिए। हमारे जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है और आपका गैजेट्स वगैरह है उसमें भी आपका ये यूजेस है, ठीक ना। तो फटाफट एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं सारे यूजेस को। थ्योरेटिक पर्पस में, आपका थेरेपेटिक पर्पस में आपका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका फोटोग्राफी जो नाइट में करना हो या फॉग वगैरह में फोटोग्राफी करना हो उसमें भी हेल्पफुल है। इस इंफ्रारेड लैम्प का यूज़ करते हैं डार्क रूम में ताकि हम फोटोग्राफ्स को अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक ना, बिना फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट किए। और आखिरी आपका जो है वार वगैरह में एज अ सिग्नल यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपका मीडियम से ऑब्जर्व नहीं होता है और विजिबल नहीं होता है। आखिरी कि रिमोट कंट्रोल जो है टीवी का और आपके दूसरे और भी गैजेट्स हैं जैसे कि AC वगैरह हो गया, ठीक ना, उस सब में भी आपका ये यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था इस पे जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट वेव्स थे ना, जैसे कि आपका गामा रेस था, आपका एक्स रेस था, आपका जो है अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, सबके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है सारा कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इसका नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है और आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो भी आपका आराम से क्वेश्चन इसमें बनेगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको नेम द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा, एक वर्ड का क्वेश्चन आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सिंपल सा है कि टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सा रेस
आपको यूज होता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। एक आध दो लॉजिकल बन सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अरेंज करने के लिए आ सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात करते हैं, इसमें आपका विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल स्पेक्ट्रम दोनों आता है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और यूजेस वगैरह आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब आपका एक टॉपिक और रह गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब सनलाइट जो है वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो क्या होता है। जब सनलाइट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद आपके जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, आपके जो डस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करता है, उस सनलाइट को ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है यह वह प्रोसेस है जिसमें आपका जो लाइट एनर्जी है उसका री इमिशन होता है, उसका आपका एब्जॉर्प्शन होता है, किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इस फेनोमिनन को किसने दिया था, तो ये आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम रेले था, है ना, उन्होंने दिया था। ओके, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो आपके इंसिडेंट लाइट के सभी वेवलेंथ के लिए सेम नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये 3 पॉइंट हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्कैटर्ड लाइट होता है उसका इंटेंसिटी आपका किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के फोर्थ पावर का, है ना। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ क्या, वेवलेंथ, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो वायलेट लाइट होता है उसका वेवलेंथ आपका क्या है, कम है, तो ये स्कैटर क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। और रेड लाइट का वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो स्कैटर क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसका साइज जो है, इसके दो केसेस बनते हैं कि अगर आपके इनका साइज जो है वो वेवलेंथ से आपका कम है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, ठीक है ना। और डिफरेंट कलर्स भी आपके डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ स्कैटर होंगे। लेकिन अगर आपके डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो आपके वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ा है ना, तो इंटेंसिटी जो होगा स्कैटर लाइट का वो लगभग लगभग सेम होगा सबके लिए, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो ये आपकी कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ, किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, बट एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो वायलेट लाइट होता है ना वो 16 टाइम्स आपका ज़्यादा स्कैटर होता है किसके कंपैरिजन में, रेड लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सुबह सुबह उठते हो या आप शाम को छत पर जाते हो तो आपको जो स्काई है आपको रेड रेड दिखता है ना। ओके, और आपको सन रेड दिखता है, तो उसके रेड दिखने के पीछे कारण क्या है, तो आप देखिए सनराइज और सनसेट के समय होता क्या है, हम बात करते हैं कि जो सनलाइट है ना वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वायलेट लाइट है उसमें स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, तो स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से वायलेट लाइट आपका डिसअपियर हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो रेड लाइट जो है कम स्कैटर करता है और हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आसानी से एंटर कर जाता है। इस वजह से हमें सनराइज और सनसेट के समय जो सन है वो हमें रेड दिखता है। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। आपने देखा होगा, आप कभी दोपहर में जब बहुत तेज धूप हो रही हो उस समय जाना छत पर और आप देखना कि आपके सर के ऊपर सन होता है ना, और आपको जो स्काई है वो आपको वाइट वाइट दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सर के जस्ट ऊपर जो है वो सन होता है, ठीक है ना, और वहाँ पर जो लाइट ट्रेवल करता है वो बिना स्कैटरिंग के होता है, किसी भी कलर का स्कैटरिंग आपका नहीं करता है, इसीलिए हमें जो है वो स्काई वहाँ पर वाइट दिखता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब आप देखोगे अच्छे से, आप समझिएगा इसको, कि जो ब्लू लाइट होता है या फिर आपका वायलेट लाइट होता है उसका वेवलेंथ आपका कम होता है।
ठीक है। और रेड लाइट की बात करें तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा कौन स्कैटर करता है, आपका ब्लू लाइट और वायलेट लाइट आपका ज़्यादा स्कैटर करता है, किसके कंपैरिजन में, रेड लाइट के कंपैरिजन में। तो हमारी आंखों में जो आपका सनलाइट उस समय पहुंच रहा है उसमें आपका रेड लाइट ज़्यादा होता है, ठीक ना। ओके, और दूसरे डायरेक्शन से जो हमारी आंखों में लाइट पहुंच रहा है वो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है, इस वजह से हमें जो है वो आपका स्काई कैसा दिखता है, आपको ब्लू दिखता है। क्लियर हो गया बात, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका जो क्लाउड से व्हाइट कलर का क्यों दिखता है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो क्लाउड्स होते हैं ना वो आपके डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, है ना। और इनका जो साइज होता है ना वो आपके इंसिडेंट व्हाइट लाइट के वेवलेंथ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इस सभी कलर्स को स्कैटर जो करेगा वो सेम एक्सटेंट में करेगा, इस वजह से आपको जो है क्लाउड कैसा दिखता है, आपको व्हाइट दिखता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में आपको स्काई ब्लैक दिखता है, ठीक ना। आप रात में देखोगे आपको स्काई जो है ब्लैक दिखता है, तो क्या होता है, ठीक ना। और एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में क्या होगा, आपको स्काई जो है वो कैसा दिखेगा, आपको ब्लैक दिखेगा। एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा, रात में तो सनलाइट होता नहीं है तो इस वजह से हमको काला दिखता है, ठीक है ना। और दिन में आपको स्काई ब्लू दिखता है, व्हाइट दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। अच्छा, और तो फिर स्काई का कलर ब्लैक होता है कि व्हाइट होता है, तो अगर रियल बोला जाए तो स्काई का अपना कलर ब्लैक है। तो ब्लैक के पीछे कारण क्या है, तो आप देखिए अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो हमारे आंखों में लाइट नहीं पहुंचेगा और हमें स्काई कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। जब एस्ट्रोनॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एस्ट्रोनॉट नहीं होते हैं जो आपके स्पेस में जाते हैं, है ना, तो जब वो स्पेस में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि स्काई आपको ब्लैक दिख रहा है क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है ना। और वही एस्ट्रोनॉट जब स्पेस से अर्थ को देखता है तो ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अर्थ में एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में आपका क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से आपको जो अर्थ है वो ब्लू दिखता है, ठीक ना। और वही अगर मून पे चले जाएं तो मून पे आपका देखोगे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका नहीं होता है, ठीक ना। ओके, अब हम बात करते हैं एक आखिरी पॉइंट की, जो कि ये है यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी डेंजर सिग्नल है उन सब जगहों पर रेड लाइट दिया जाता है। रेड लाइट क्यों दिया जाता है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो रेड लाइट होती है ना उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो स्कैटर क्या करेगा, कम करेगा। इस वजह से दूर से भी आपको रेड लाइट को आसानी से देखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जितने भी आपके चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब कुछ मैंने आपको बता दिया 2 लेक्चर में, ठीक ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्पर्सन का मतलब बताया था, कॉज ऑफ डिस्पर्सन बताया था, आपका जो है स्पेक्ट्रम क्या होता है वो बताया था, आपका वायलेट लाइट और रेड लाइट के बीच थोड़ा सा डिफरेंस बताया था कि कौन ज़्यादा डिवेट करेगा कौन कम डिवेट करेगा, और आपके प्रिज्म वाले कुछ क्वेश्चन बताए थे और आपके न्यूमेरिकल्स बताया था। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जितने भी वेव्स हैं सबके बारे में बताया, गामा रेस के बारे में, एक्सरेज के बारे में, अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में, विजिबल लाइट के बारे में, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में, आपका जो है माइक्रोवेव्स के बारे में और आपका रेडियो वेव्स के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको बताया, सबका यूजेस बताया, सबका प्रॉपर्टीज बताया, सबका जो है जितना जरूरत है आप जैसे किसी का हार्मफुल इफेक्ट वो बताया, सोर्सेज मैंने सबका बताया, ठीक है ना। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपको मैंने क्या क्या बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंटेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस ऑफ आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि सनराइज और सनसेट के समय आपका जो सन है वो रेड दिखता है, आपको नून के समय जो आपको स्काई है वो आपको व्हाइट दिखता है, ठीक ना। और आपको जो है स्काई वो है एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में ब्लैक दिखता है, आपका जो डेंजर सिग्नल होता है उसके लिए रेड लाइट यूज़ करते हैं, ठीक ना। और मैंने आपको बताया कि आपका जो क्लाउड्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक ना, और आपको स्काई जो है ब्लू दिखता है। इन सब के पीछे मैंने रीजन बताया है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना वो आपको मेन क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे ज्यादा इसका जो सेकंड पार्ट है वहां से क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं इंफ्रारेड रेज और आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इन 2 टॉपिक को तो अच्छे से करना ही करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप एक्सरे
रेस के बारे में पढ़िएगा, गामा रेस के बारे में पढ़िएगा, फिर आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है विजिबल लाइट के बारे में, माइक्रोवेव्स के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में। ये आपका पार्ट 2 का बताया मैंने। पार्ट 1 की बात करें तो आपका स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, डिस्पर्सन का डेफिनेशन, डिस्पर्सन का क्या कॉज है, आपके जो है वायलेट लाइट और रेड लाइट में जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसको समझ लीजिएगा, और आपका प्रिज्म वाले जो न्यूमेरिकस वो मैंने बता दिया था, कॉन्सेप्ट बता दिया था, और आपका न्यूमेरिकस भी मैंने उसको सब आपको कर लेना है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो ये जो एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आता है, एप्लीकेशंस का रीजन लिखने के लिए आता है, ठीक ना। और उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन आता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड आपके जो छोटा मोटा एक दो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स आप बनाइएगा तो उससे होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा। आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम होता है, तो अभी आप क्या चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो। लेकिन जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा, उस समय आपके पास डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा। तो उस समय अगर आपके पास नोट्स होगा ना, तो नोट्स इतना बेनिफिशियल होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो और ज़्यादा से चीज़ों को समझ सकते हो कम टाइम में, ठीक है ना। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, और नोट्स बना करके कम टाइम में रिवाइज कीजिएगा। क्लियर हो गया? ओके। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 6 आपका अच्छे से खत्म हो चुका है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो अब हम लोग नेक्स्ट जो फिजिक्स क्लास होगा उसमें देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।